राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर। तुम कंपनी के मेंबर बने शेयर्स खरीद के, लेकिन तुम जब मेंबर बनते हो तो तुमको कुछ राइट्स मिलते हैं, साथ में कुछ तुम्हारे जवाबदारियां भी है, और ऑफ कोर्स तुम्हारे लायबिलिटीज भी है। तो हम ये तीनों राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं राइट्स। एज अ मेंबर तुम्हारे राइट्स क्या है? पहला राइट, राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जरा ध्यान से देखना, हम यहाँ पे देखेंगे कि मेंबर को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स देखने का हक है। नाउ इफ यू चेक आउट, ये देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। ये राइट है कि वो कभी भी चाहे तो ये कॉपी मांग सकता है, ऑनलाइन देख सकता है। ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग से पहले जब नोटिस भेजते हैं, उसके साथ एनुअल रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें बोर्ड रिपोर्ट मतलब डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट भी आता है, और उसी एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है। लेकिन ये जो राइट है ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट, इसमें एक राइट दिया नहीं है। हालांकि इन लोगों ने यहां बोला नहीं है, वो यहां पे मैं जोड़ रहा हूं। तुम कंपनी से बैलेंस शीट मांग सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग सकते हो, मेमोरेंडम आर्टिकल्स मांग सकते हो, लेकिन जब तुम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगते हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का मिल जाएगा। अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है। नाउ तुम बोलते हो कंपनी को कि भाई मुझे तुम्हारा जर्नल और लेजर देखना है, जर्नल और लेजर देखना है। ये राइट तुमको नहीं दिया जाता, क्योंकि जर्नल लेजर जाके देखोगे डे टू डे रिकॉर्ड का, अकाउंटेंट को डिस्टर्ब होगा। रिलायंस के लाखों शेयर होल्डर्स हैं, तो डे टू डे जर्नल लेजर तुमको देखने को नहीं मिलेगा। बट फाइनल अकाउंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो तुमको राइट्स दिए हैं, बट अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। तुम फाइनल अकाउंट्स देख सकते हो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट तुम डे टू डे जर्नल और लेजर नहीं देख पाओगे। Also, members can inspect register of members, debenture holders, charges, investments, minute book, general meeting, proxy, and all returns filed by the company. और इसमें एक और पॉइंट में जोड़ता हूं, ये मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये सारे डॉक्यूमेंट तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस है नरीमन पॉइंट, मुंबई, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आया समझ में? ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोई मेंबर है, बाहर का आदमी नहीं देख पाएगा। मेंबर है तो जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस में देख सकता है। आया समझ में? ये तुम्हारा हक है, तुम मालिक हो कंपनी के, तुमको डॉक्यूमेंट कंपनी के क्या है पता होना चाहिए। नंबर 2, right to make fundamental corporate decision. Now let us take an example. एक कंपनी, जनरल मीटिंग कितने प्रकार के होते हैं शेयर होल्डर्स के? 2 प्रकार के होते हैं, एक एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा, इस मीटिंग में जाकर, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। ये नॉर्मली एनुअल जनरल मीटिंग में कॉर्पोरेट डिसीजन लिया जाता है। ऑफ कोर्स ईजीएम में भी कॉर्पोरेट डिसीजन है, लेकिन क्या? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर हिज टर्म एंड्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर हिज टर्म एंड्स, ये या शेयर कैपिटल का बढ़ोतरी या कम करना, ठीक है, क्या कंपनी को बंद करना, एक्विजिशन, मर्जर एंड टेक ओवर। एक्विजिशन, अभी टाटा ग्रुप ने बिस्लेरी को टेक ओवर किया है। बिस्लेरी मिनरल वाटर तो सुना होगा, 7,000 करोड़ में टेक ओवर किया है, ठीक है।
मर्जर, दो कंपनी मर्ज हो गए, जापानीज कैंसाई और नेरोलैक, दो कंपनी, टाटा कोरस, टाटा जैगुआर, ठीक है। सो दैट इज मर्जर। टेक ओवर, किसी ने, एक कंपनी ने दूसरे को टेक ओवर किया। एक कंपनी थी सत्यम, उसमें फ्रॉड हुआ था तो बंद हो गई, बाद में महिंद्रा ने खरीद लिया इसको, सत्यम को महिंद्रा ने टेक ओवर किया। एक कंपनी थी काइनेटिक, का नाम सुना है? जब ओरिजिनल आई थी इंडिया में होंडा, तो काइनेटिक, होंडा तो सुना ही होगा, बहुत फेमस गाड़ी है थी। होंडा और काइनेटिक का जॉइंट वेंचर था, बाद में दोनों का जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप जो नॉर्मली 10 साल के लिए रहता है। फिर दोनों अलग हो गए, काइनेटिक अकेला था, अकेला क्या compete करेगा, हीरो होंडा बजाज। काइनेटिक बाद में बंद हो गया, इसको खरीदा महिंद्रा ने 280 करोड़ में, टेक ओवर कर लिया। आया समझ में? ये सारे फैसले महिंद्रा ने मीटिंग बुला के, शेयर होल्डर्स आए होंगे मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वहां पे सब फैसले लिए जाते हैं। अच्छा, कुछ फैसले डायरेक्टर्स को अलाउड है लेने का, लेकिन कुछ फैसले शेयर होल्डर के परमिशन द्वारा नहीं, के बिना नहीं लिए जा सकते। कल ही मैं 12th में एक चैप्टर सिखा रहा था, चैप्टर का नाम था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 10 एसपी। उसमें डिविडेंड तो सुना है, डायरेक्टर्स डिविडेंड का परसेंटेज रेकमेंड करते हैं कि 15%, लेकिन वो फाइनल नहीं होता। फिर एनुअल जनरल मीटिंग होता है जहां पे शेयर होल्डर्स ये 15% को कंफर्म करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। जब तक शेयर होल्डर्स डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग पे डिक्लेयर नहीं करते, तब तक डिविडेंड दिया जा नहीं सकता। तो ऐसे फैसले जो कॉर्पोरेट डिसीजन है, कौन ले सकता है? मेंबर्स। तीसरा, राइट टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट जनरल मीटिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन से दो? एजीएम और ईजीएम। दे हैव अ राइट टू अटेंड द नोट, दे हैव अ राइट टू रिसीव द नोटिस, कितने दिन पहले? 21 days। दे हैव राइट टू रिसीव द एजेंडा। अच्छा, इन्होंने एक और चीज, दे हैव राइट टू अपॉइंट द प्रॉक्सी, दे हैव राइट टू स्पीक एंड वोट इन द मीटिंग, दे हैव राइट टू डिमांड एंड पोल, डिमांड टू कॉल ईजीएम। ये सब राइट है। लेकिन ईजीएम डिमांड करने के लिए कम से कम 10% शेयर चाहिए, 10% वोटिंग पावर, तो तुम ईजीएम डिमांड कर सकते हैं। ऐसे कोई भी आदमी बोल नहीं सकता बुलाओ जरा मीटिंग, भाई लाखों करोड़ों का खर्चा है, लेकिन 10% वोटिंग पावर रहा, मैटर इंपॉर्टेंट है, तो मीटिंग बुलाया जा सकता है, कॉल्ड एज ईजीएम। सो जनरल मीटिंग के तौर पर कौन से कायदे हैं? पहले तो जनरल मीटिंग कितने प्रकार के? दो। कौन सा? एजीएम और ईजीएम। मीटिंग से पहले क्या मिलना चाहिए मेंबर को एज अ राइट? नोटिस। कोरम भेजने का, कोरम तो काउंटिंग ऑफ मेंबर्स होता है, प्रॉक्सी भेजने का अधिकार? यस। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रॉक्सी नहीं भेज सकते, मीटिंग शुरू होगा, बोलने का हक? यस। वोट करने का हक? यस। पोल किसने मांगा? तो चेयरमैन को कंडक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे हक मेंबर्स को दिए जाते हैं। राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर। यदि मेंबर को लगता है कि डायरेक्टर सही है, तो एनुअल जनरल मीटिंग, ज्यादातर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कहां पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में ज्यादातर अपॉइंटमेंट वहां पे होता है। लेकिन कोई डायरेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको समय से पहले हटाया जा सकता है? द आंसर इज यस। इन लोगों ने, साइरस मिस्त्री जो टाटा ग्रुप का बहुत सारे कंपनीज का हेड था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मिटा के बुला के उसको हटा दिया था। सो रिमूव द डायरेक्टर समय से पहले नॉर्मली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होता है। डायरेक्टर का मेन अपॉइंटमेंट कहां पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन करता है? शेयर होल्डर्स। मालिक कौन है कंपनी के? शेयर होल्डर्स। कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। इनका मेन अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। बट समय से पहले निकालना हो तो कौन सा मीटिंग बुलाया जाता है? ईजीएम। कौन आता है इस मीटिंग में? शेयर होल्डर्स। वोट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। इतना ताकत दिया हुआ है शेयर होल्डर्स को, सो मेंबर्स हटा सकते हैं। राइट विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि members approve the annual accounts at the AGM, appoint auditors, declare the remuneration, and also have a right to remove the auditors. लेकिन एक चीज बताता हूं,
जो अपॉइंट ऑडिटर्स है कहाँ पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। कितने साल के लिए ऑडिटर को अपॉइंट होता है? पहले 1 साल के लिए था, अभी 5 years के लिए। कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कैसे करते हैं? बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 100 वोट है, तो 51 लोगों ने वोट कर दिया XYZ ऑडिटर, तो वो अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन ऑडिटर को समय से पहले निकालना है, तो वापस कौन सा मीटिंग बुलाना पड़ेगा? EGM। तो तुम रिमूव भी कर सकते हो EGM में, इफ तुमको लगता है वो काम ठीक से नहीं कर रहा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। नाउ, कंपनी का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट हुआ। कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स ने कंपनी को 1 लाख रुपया दिया। ये क्या है? 1 लाख शेयर कैपिटल। इस 1 लाख में से कंपनी ने कमाया 40,000, ये कंपनी का क्या है? प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे ना, हमने लाख रुपए दिया, हमको रिटर्न्स में दो। बैंक में जमा किया होता तो बैंक ने क्या दिया होता? तो अभी शेयर होल्डर्स या मेंबर्स बोलेंगे ये 40,000 में से डिविडेंड हमको दो। सो कंपनी हो सकता है 25,000 इस 40,000 में से देगी, ये 25,000 होगा डिविडेंड। सो द मेंबर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? शेयर होल्डर्स। कहां पे फाइनलाइज होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन फाइनलाइज करता है? शेयर होल्डर्स। टेक्निकली क्या बोलते हैं? डिक्लेयर। रेकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहां पे रेकमेंड होता है? बोर्ड मीटिंग। डिक्लेरेशन कौन करता है? शेयर होल्डर्स। मतलब पहले डायरेक्टर रेकमेंड करते हैं 15%, 20%, 25%, उसके बाद कौन सा मीटिंग बुलाया जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे डिक्लेयर। सो दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। अच्छा, डिविडेंड तो ऑनलाइन कैश में दिया जाता है या फुकट के शेयर्स देंगे? उस फुकट के शेयर्स को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। ठीक है। सो शेयर होल्डर को हक है डिविडेंड या तो कैश के रूप में मिले, या फुकट का बोनस शेयर्स में मिले, या कंपनी को और पैसों की जरूरत है, नया शेयर मार्केट में लाना है। तो पहले, अब सीधी बात है, तुम सपोजली सिम्बायोसिस के स्टूडेंट्स हो, 12th के। 12th के बाद फर्स्ट ईयर में सिम्बायोसिस किसको प्रायोरिटी देगा एडमिशन का? सिम्बायोसिस के। तो कंपनी ने लाख रुपए ऑलरेडी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर से लिया, उसको और 50,000 शेयर का चाहिए, तो उसको पहले ऑफर किसको करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो उसको राइट शेयर बोलते हैं, राइट्स इश्यू। ठीक है, ये सब 12th में है। तुमको सिर्फ कंसेप्ट समझ लो कि शेयर होल्डर का हक है कि भाई जो प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड दिया जाए या बोनस शेयर दिया जाए। और नवा शेयर इश्यू करना है तो पहले बाहर नहीं, पहले घर के लोग मतलब मालिक, उनको ऑफर किया जाए। उसको क्या बोलते हैं? राइट्स शेयर। राइट्स शेयर और बोनस शेयर में फर्क समझा? बोनस शेयर डिविडेंड के रूप में फोकट के शेयर कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बाय वन गेट वन फ्री, 100 शेयर लो, 100 शेयर, तुम्हारे पास 200 शेयर हो जाएंगे। राइट शेयर में और 100 शेयर देगी, बट तुमसे पैसा लेगी, बट सस्ते में शेयर देगी। मार्केट प्राइस 600 चल रहा होगा तो तुमको 500 रुपए में देगी, तो खरीदना चाहिए। नया ऑफर आता है ना, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से कम रहता है, 10-15% कम। रिलायंस ने लाया था पिछले साल, 1100 रुपए मार्केट प्राइस था, करीबन 1,000 रुपए में दे रही थी। तो हमेशा लेने का और फिर बेच दो 1100 रुपए में। क्या आज मैं 1,000 में खरीद लूंगा, 10 दिन बाद 1100 में बेच दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। राइट टू रिसीव सरप्लस ऑफ इट, ऑफ एसेट्स, व्हाट इज दैट? कंपनी बंद होती है उसको क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। कंपनी बंद हो गई, दैट इज वाइंडिंग अप। ठीक है। तो वाइंडिंग अप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तुमको लायबिलिटीज को पे करना है। ठीक है। तुम्हारे पास एसेट्स है, वो बेच दिया जाएगा। सपोजिटली लायबिलिटी है 70,000 का, तुमने एसेट सी, जमीन की कीमत अच्छी आती है। जब कंपनी बंद होती है, मशीन फर्नीचर का कुछ भी कीमत नहीं आएगा, कौड़ियों के दाम मिलेगा। लाख रुपए का मशीन है तो 15-20 हजार के ऊपर कोई देगा नहीं। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी रहती है? जमीन। जमीन बेच के पूरा एसेट बेचा तो 2 लाख मिला। लाइबिलिटीज को दे दिया 70,000, कितना बचा? 1,30,000। तो ये 1,30,000 जो बचा हुआ है सरप्लस एसेट है, वो किसको जाएगा? मेंबर्स को। सरप्लस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट टैक्स दे दिया, क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, आखिर का जो बचता है वो मेंबर्स को जाता। और राइट टू क्लास एक्शन सूट। सूट मतलब केस।
यदि कंपनी को मेंबर्स को लग रहा है कि भाई कोई फ्रॉडलेंट, अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट या कुछ कमी या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया गया ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तो 100 मेंबर या 10% वोटिंग राइट्स ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को, कि भाई कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, अफेयर जो कंपनी के चल रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करो, और पिटीशन फाइल कर सकते हैं, बंद ही कर दो कंपनी का। द मोमेंट ये पिटीशन डाला, शेयर बाजार में बैंड बज जाती है शेयर। ये बहुत रेयरली होता है, बट हुआ तो कंपनी बोलते हैं ना, कर्टेन बोलते हैं, क्योंकि द मोमेंट कंपनी का केस निकला, किसी खुद मालिक कम कोर्ट में जा रहा है, इसका मतलब सोचो बचेगा क्या कंपनी में। लेकिन सीधी बात है, तुम लगातार इनकम टैक्स का रेट गिर रहा है, कुछ तो छुपा रहे ना कंपनी, ऐसा हुआ और शेयर होल्डर को लगा, तो वो लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बोल सकते कंपनी को बंद कराओ, संपत्ति बेचो, हमको पैसा दे दो। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज क्या है? अ मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी बाय ऑल कोवेनेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता हूं, ये क्या है तुम्हारे सामने, ये रिलायंस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। ये देखो, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पॉइंट्स है, ये जो कायदे हैं कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, यहाँ पे दिया है ना, आर्टिकल में क्या क्या मीनिंग है, कौन से प्रकार के शेयर इश्यू कर सकते हैं, इक्विटी विद वोटिंग राइट, विद डिफरेंशियल राइट, इसके बाहर नहीं जा सकते, प्रेफरेंस, मतलब ये जो शेयर सर्टिफिकेट, अलग अलग कायदे हैं आर्टिकल्स के, तो एक मेंबर इससे बंधा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दायरे के बाहर वो जा नहीं सकता। Some, since most of the companies have limited liability up to face value of shares, the member is liable to pay full value of shares. Let us take one example. एक शेयर का दाम है 10 रुपया, कंपनी ने बोला है अभी 6 रुपया दो, बाद में 4 रुपया दो, ये 4 क्या है, पेड है, बराबर है, और ये 6 रुपया पेड है, ये 4 रुपये क्या है। अब कंपनी को लगता है बुलाना चाहिए, एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर है, उसको कितना देना पड़ेगा, 100 × 4, 400, अब ये उसको देना पड़ेगा, ये उसका जवाबदारी है, लायबिलिटी है। यदि वो नहीं देता है तो कंपनी जैसे गाड़ी बैंक आके जब्त करके लेके जाता है ना, वैसे शेयर्स को फोरफिट कर सकती है, मतलब वो मेंबर रहेगा नहीं, उसका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा, सेसेशन हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो उसका जवाबदारी है। हाँ, उसने 10 रुपया पूरा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने मीटिंग में हंगामा किया तो भी उसके शेयर जब्त नहीं होंगे। जब जब एक ही कारण से हो सकता है, शेयर्स का रकम बाकी है देना, सीधी बात है। कॉलेज में फीस 10,000 है, तुमने 6,000 पे किया, 4,000 नहीं पे किया, क्या कॉलेज एडमिशन कैंसिल कर सकता है? एब्सोल्युटली यस, कर सकता है ना भाई, कॉलेज भी तो चलाना है। सो लिमिटेड लायबिलिटी है तो ये पूरा 10 रुपया उसको देना पड़ेगा, लेकिन अभी 6 रुपया मांगा है, 4 रुपया लायबिलिटी है, जब मांगा है तब देना, वो उसको देना ही होगा, वो मना नहीं कर सकता, और उससे ज्यादा। अच्छा, इसमें एक और मैं एग्जांपल लेता हूं और फिर तीसरा पॉइंट भी साथ में बताता हूं। कितना दिया उसने कंपनी को, 6 रुपया, कितना देना बाकी है। अच्छा, कंपनी को घाटा होता है, 7 रुपया पर शेयर घाटा होता है, वो कितना देगा कंपनी को, 4 ही देगा, क्यों, लायबिलिटी लिमिटेड है कंपनी का, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगा तो कितना देना पड़ेगा उसको, 7 रुपया। फिर उसकी जवाबदारी है, वो बोलेगा मुझे नहीं पता था, बताता हूं कायदा क्या बोलता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुम बाद में बोल नहीं सकते भाई हेलमेट पता नहीं था कि हेलमेट कंपलसरी है, पकड़े गए ना जुर्माना भरो, तुम बोल नहीं सकते मुझे नहीं पता था, ये एज्यूम रहता है कि तुमको पता हो। 7 रुपया तुमको देना ही पड़ेगा, और वो तुम्हारे घर से पैसा निकाल के देंगे, कलेक्टर को दे दिया, तुम्हारा संपत्ति उठा के लेके जाएगा वो। सो देना है तो देना ही है। तुमने अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्यों भरा, तुमने चेक करना चाहिए था लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। तुम बोलोगे कैसे चेक करना है, तो सीधी बात है, प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी शेयर बाजार में लाती है तो कौन सा डॉक्यूमेंट लाती है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस देखो ठीक से, प्रोस्पेक्टस सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो देखो, आया समझ में। तो प्रोस्पेक्टस ठीक से पढ़ो, कौन सी टाइप की कंपनी है वो देखो, तुम्हारी जवाबदारी है, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम बाद में रो नहीं सकते कि तुमने गलत जगह पर डाला, क्योंकि डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है। आया समझ में, तो प्रोस्पेक्टस पढ़ो, उसके रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, अभी सुलह का आया ना 12, 13, 14,
भाई उनका प्रोस्पेक्टस में कौन कौन से रिस्क है सब उनको डालना पड़ता है, कोर्ट केसेस चल रहा है कि नहीं सब डालना पड़ता है, कितना कर्जा है, कितना एसेट्स है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टडी करो और फिर डालो ना। तुम ऐसे ही कोई भी कॉलेज में चले जाओगे और फिर बाद में पता चला गलती कर दिया कॉलेज, तो गलती तुम्हारी है, तुमने रिसर्च क्यों नहीं किया। लॉजिक समझ में आ रहा है। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी तो पूरा पैसा भरना पड़ेगा, ये उसका जवाबदारी है। तो यहाँ पे ये राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज का क्वेश्चन खत्म होता है।